नमस्कार, मैं अशोक व्यास हूँ। कार्यक्रम प्रारंभ करते समय ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ है। मैं एक बार रुकूँ क्योंकि आपरो अटू या तो फीडबैक एड़ो आ रह्यो है कि अबे तो ठीक हुई है। मैं जरा बोल रहे हो के तो वो चूं आ रहे हो एकदम। अच्छा अब देखो अबार तो ठीक हो गया, कई हुई अठा नहीं मैंने। पाजू कर दो। आपकी करियो तो नहीं चेंज तो नहीं? मैं कुछ नहीं करिया। मैं कई कुछ जगह नहीं ही है। ओके, आई विल रीस्टार्ट। हाँ मैं अशोक व्यास, आपका स्वागत वाइड एंगल विद अशोक व्यास में। फिलहाल आप मेरे पीछे जो तस्वीर देख रहे हैं वो जोधपुर शहर के किले की है, जिसके बारे में ऐसा कहा जाता रहा कि जोधपुर के रहने वालों को इस किले के दर्शन किए बिना उनका खाना पचता नहीं है। पर धीरे धीरे ये हुआ है कि जोधपुर वाले जोधपुर से बाहर निकलते गए, जैसा कि हर शहर से होता है। और एक ऐसी शख्सियत जो पहले दिल्ली में रेडियो के उन दिनों में एफएम से बहुत प्रसिद्ध हुए, जब इतना अधिक प्रचार प्रसार एफएम का नहीं था। उसके बाद उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किया, उसके बारे में उनकी उपस्थिति में उन्हीं से जानेंगे। पर मैं स्वागत कर रहा हूँ एक ऐसे मित्र का, एक ऐसे प्रतिभाशाली रेडियो जॉकी का, लेखक का, वक्ता का और उद्यमी का, जिनका नाम है कुलभूषण व्यास। कुलभूषण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। नमस्कार। आपका स्वागत करने के साथ साथ मैं आपके रेडियो के दिनों की तरफ अगर आपको झांकने के लिए कहूँ, एक तो मुझे ऐसे याद आता है जब आप रेडियो एफएम में और प्रस्तुत करते थे, और इंटरनेट रेडियो उन दिनों में कम प्रचलित था। उन दिनों आप दिल्ली में थे, बाद में आप दुबई चले गए थे। पर क्या ऐसी बात आपके साथ ठहर गई है उन दिनों की स्मृति से? और मुझे याद है आपके पास पुलिंदा आता था पत्रों का। और बताइए क्या, कैसे दिन थे वो? हम्म, धन्यवाद पहले तो आपका बहुत बहुत कि आपने आज के इस प्रोग्राम में मुझे बुलाया। देखिए, एफएम जब शुरू हुआ था 92 में, तो सिर्फ 4 मेट्रो स्टेशन पे मेट्रो मतलब दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे एंड चेन्नई, ये 4 में शुरू हुआ था। और दिल्ली में जब दिल्ली मेट्रो सिटीज़ में जब ये एफएम शुरू हुआ, तो उस वक़्त के सिर्फ 6 ऐसे लोग थे जिनको सेलेक्ट किया गया, और उनमें से फॉर्च्यूनेटली एक मैं था। तो एफएम जब शुरू किया, तो लोग कहते थे कि क्या है एफएम में? तो एफएम इस तरह से था कि कहते थे कि भई ये बारिश आ जाए, बरसात आ जाए या कोई मौसम बदल जाए तो भी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आती थी। रेडियो जॉकी की आवाज़ बिल्कुल क्लियर आती थी। तो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क था। और उन दिनों कार में एफएम लगना शुरू हुआ था, और अ, जो 106.2 एफएम दिल्ली का था वो चलता था। तो एफएम दिल्ली में तो बहुत पॉपुलर हुआ, दिल्ली के आस-पास एनसीआर में भी पॉपुलर हुआ क्योंकि उसकी रेंज 50 किलोमीटर ही थी। तो फिर 92 से लेकर 2000 तक मैंने वहाँ एफएम किया। फिर 2000 के बाद मैं दुबई आया, तो दुबई भी रेडियो जॉकी ही बनकर आया। 3 साल मैंने वहाँ काम किया। तो इस तरह से करते-करते मेरे को कुल 17 साल थे, जो मैं रेडियो के साथ जुड़ा हुआ रहा, रेडियो में करता था। तो रेडियो मैंने 10th के साथ शुरू किया, रेड 10th में 10th जब में शुरू पढ़ता था। किया? जी जी। हाँ, जोधपुर मुझे में मुझे उस हाँ, मुझे आपसे ये जानने की इच्छा है कि आप कैसे अपने आप को उस रूप में लाते थे। और मुझे ऐसा अवसर हुआ था, एक बार मैं दिल्ली में था आपके स्टूडियो में भी, और एक तरह का कहना चाहिए गर्मजोशी और एक डायनेमिज्म था आपका एज रेडियो जॉकी का, जो रोल आपने अपने लिए जिस तरह उसको डिफाइन किया था। एंड देयर वाज अ वे टू टू रिस्पॉन्ड टू द लिसनर्स ऑल ओवर, पत्रों के द्वारा भी और
ये सवाल मेरा ये है आपसे कि आवाज़ का अपना एक स्थान होता है, भाषा पर अधिकार का एक अपना स्थान होता है, पर मुझे लगता है कोई और बात है जो कि जो श्रोता है वो कुलभूषण व्यास को सुनते हुए उसके साथ अपना एक संबंध महसूस करने लग जाता था। उस उस स्थिति तक जाने के लिए कुछ कॉन्शियस एफर्ट्स थे या इट जस्ट हैपेंड? Uh, I would call it as a only mystic experience. Like कोई एफर्ट नहीं था मेरी ओर से और कोई ऐसा कॉन्शियस एफर्ट नहीं था। मैं बिल्कुल सहज रूप से अपने आप को अभिव्यक्त करता था और जो भी लेटर आते थे उन सारे लेटर्स को मैं पढ़ता था, उसकी एक एक लाइन पढ़ता था और ब्रीफ में एक मिनट में अंदर या 1.5 मिनट के अंदर मैं उसको कंप्लीट कर देता था। लेकिन जब मैं लोगों के लेटर्स को पढ़ता था तो ऐसा लगता था जैसे ये कहीं कहीं मेरे ही हैं, कहीं अपने ही हैं ये कहीं अपने हैं। ये इट वाज नॉट लाइक अ अनाउंसर एंड श्रोता और डिफरेंस कोई ऐसा नहीं था। तो सहज रूप से शायद बोलना ये कारण रहा जी, होगा। आई डू जी, नॉट मैं नो। समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। अब इसमें सहजता को लेते हुए देखिए जब कोई कार्यक्रम है तो उसमें कोई विषय होना आवश्यक है या अगर आप गाने बजा रहे हैं उसके पहले क्या बोलेंगे, वो ऐसा हो कि उसमें एक तरह का हुक हो सुनने वाले के। मैं हुक शब्द का प्रयोग ऐसे कर रहा हूँ कि वो उसमें बंध जाए। उसको लगे कि हाँ, मैं इस बात के साथ में रेज़ोनेट करता हूँ। वो सहज होते हुए भी उसके लिए थोड़ा सोचना, थोड़ी तैयारी तो करनी होती होगी और अगर आप सोच कर देखें तो कोई अपनी ओर से पत्र लिखे, इसका मतलब आजकल तो खैर लिखते ही नहीं है ज़्यादातर लोग, पर इसका मतलब उसने उसने इतना महत्वपूर्ण समझा इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करने वाले के साथ अपने संबंध को कि उसने कुछ लिख के अपनी कुछ भावनाएँ, कुछ विचार आपके साथ बाँटने की सोची। तो वो उसके अंदर ये प्रेरणा का बीज आए, इसके लिए आपको तो उसको कुछ देना होगा ना? वो मैं सोच रहा हूँ यदि आप हाँ, सोचें कि हाँ, ये बात सही है निश्चित रूप से कि तैयारी तो करनी पड़ती थी, कि तैयारी के बिना कुछ नहीं होता था। कि आप देखिए एक मेरा प्रोग्राम होता था ज़ीरो अवर शो। अब ज़ीरो अवर शो रात को 12 बजे होता था, लेकिन मैं सुबह 10 बजे आकाशवाणी चला जाता था और 12 बजे रात को प्रोग्राम होना है। उसके कौन से गाने सेलेक्ट करने हैं और टोटल 1 घंटे का प्रोग्राम होता था। टोटल 12 गाने सेलेक्ट करने होते थे। उन 12 ए गानों एक मिनट तो की कितने घंटे स्किपिंग आप काम करते थे 1 घंटे के कार्यक्रम के लिए? लगभग पूरा दिन? आप देखें करीब 12 घंटे, हाँ, 12 या तो क्या 13 घंटे। तो उस समय में क्या करते थे? कुछ पढ़ते-लिखते थे? वो पूरा लिखा हुआ होता था क्या? हाँ, वो पूरा लिखा हुआ होता था, लेकिन वो इस तरह से मैं बोलता था कि जैसे कोई सहज रूप में बोल रहा है। लिखा हुआ हालाँकि होता था। एक-एक वर्ड, एक-एक लाइन लिखी होती थी। लेकिन इस तरह से बोलना क्योंकि रेडियो था तो रेडियो पे लाइक पीपल कैन नॉट सी दैट यू आर रीडिंग और यू आर स्पीकिंग एक्सटेम्पोर। लेकिन हाँ, वो मेरे सामने लिखा होता था और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेन स्क्रिप्ट लिखी होती थी। हाय से लेकर बाय तक सब कुछ लिखा होता था अच्छा। हुँ, हुँ। कि क्यों मतलब ज़रूरी हाय जी। हाँ जी, नमस्कार, ये वो सब कुछ लिखा होता था और अब मैं सोचता हूँ क्या मैंने ही लिखा था ये? वो स्क्रिप्ट है आपके अ, पास अभी भी? स्क्रिप्टें हैं, बिल्कुल हैं। हुँ, स्क्रिप्टें हैं मेरे पास। मेरी तो वो पुरानी जितनी स्क्रिप्टें हैं, वो अभी मैं जोधपुर जब गया था अरे मैंने कहा यार ये मैंने लिखी हैं। मुझे तो कुछ लेकिन वो मेरी स्क्रिप्टें थी। तो इट इज़ लाइक आई हैव रिटन देम। मुझे लगता है कि ये सहज रूप से जो कुछ आपके द्वारा हुआ, वो एक तरह की साधना थी।
और वो एकाग्रता से इतने घंटे तक एक कार्यक्रम को प्रस्तुत करने की तैयारी के बारे में चिंतन करने से जो एक विकास की यात्रा आपके अंदर जागृत हुई, जिसको लेकर फिर आप दुबई भी गए और इंटरनेट रेडियो पर भी आप सक्रिय रहे थे। मैं ये दूसरा पहलू जो आपका लेखक वाला जागा है, उसकी तरफ वो हालाँकि लिख तो रहे ही थे, लेकिन फिर पब्लिश पुस्तकों के रूप में जो लिखने वाला क्रम हुआ, कुछ कड़ियों को छोड़ते हुए, उसमें से हाइकू पर आपने विशेष रूप से अपने आप को आकर्षित पाया और स्वयं भी हाइकू लिखी हैं। हाइकू इंद्रधनुष नाम से एक आपने पुस्तक 9 जी जी, बिल्कुल हाइकूकारों बिल्कुल। को साथ में लेकर जो प्रकाशित की थी। तो बताएं हाइकू की तरफ आप हाँ कैसे तो आकर्षित हुए? हाँ, तो ये जो हाइकू हाइकू इंद्रधनुष है, ये 7 हाइकू 9 हाइकूकारों को लेके मैंने सबसे पहली बार जोधपुर के अंदर ये निकाली किताब। लेकिन हाइकू सबसे देखिए विश्व की सबसे छोटी कविता है, जिसमें पहले लाइन में 5 अक्षर आते हैं, दूसरे में 7 अक्षर आते हैं और तीसरे में फिर 5 अक्षर आते हैं। और हर लाइन स्वतंत्र होती है अपने आप में। लेकिन जब तीसरी लाइन को आप पढ़ते हैं तो एक भाव उभरता है और वो भाव जो है वो हाइकू कहलाता है। और हाइकू का जो शौक मुझे आया वो जब मैं शारजाह में रहता था, तो पूर्णिमा बर्मन जी थी वहाँ पे, वो अभिव्यक्ति और अनुभूति चलाती थी। उन्होंने कहा कि हाइकू पे आप कुछ लिखिए। तो मैंने कहा हाइकू पे क्या लिखूँ, क्योंकि हाइकू मुझे पता ही नहीं। तो उन्होंने फिर समझाया कि ये इस तरह से होता है। उसके बाद से अच्छा, तो आपको आप हमारे दर्शकों को समझाइए किस तरह से होता है हाँ, हाइकू? तो देखिए हाइकू दुनिया की विश्व की सबसे छोटी कविता है। सबसे छोटी कविता का नाम आप दे सकते हैं। और इसमें कुल 3 पंक्तियाँ होती हैं। पहली पंक्ति में 5 अक्षर, हिंदी हाइकू की बात कर रहा हूँ मैं। और ये की चीज़ जापानीज़ हाइकू में भी है कि पहली पंक्ति में 5 अक्षर, वो उनको सिलेबल बोल देते हैं, 5 अक्षर। दूसरी पंक्ति में 7 अक्षर और तीसरी पंक्ति में पुनः 5 अक्षर। लेकिन हर पंक्ति स्वतंत्र होती है अपने आप में। एक को दूसरे से जुड़ाव नहीं होता कोई। लेकिन जब आप तीसरी पंक्ति को पढ़ते हैं, तो तीनों को मिला के एक भाव उभरता है और उसको हम हाइकू बोलते हैं। तो तो अब आप एक उदाहरण से बताइए कि क्या हाइकू, जैसे आपने लिखी कोई हाइकू? जी। अब देखिए एक हाइकू है। एक हाइकू मैं आपको एक हाइकू सुना देता हूँ। सब खोखला, सब खोखला, सब खोखला। रुतबा सब खोखला। ये सेंटेंस अपने आप में पूरा हो गया। हम्म। सब खोखला, रुतबा, पैसा, कोठी। रुतबा, पैसा, कोठी, शांति के बिना। क्या बात। तो ये एक हाइकू हो गया। अब आप जब देखिए सब खोखला कोई स्वतंत्र पंक्ति है, लेकिन अपने आप में कुछ पता नहीं चल रहा क्या है। रुतबा, पैसा, कोठी, कुछ पता नहीं चल रहा है। लेकिन जैसे ही आपने बोला शांति के बिना, तो ये एक पूरा भाव उभर के आ गया कि सब खोखला, रुतबा, पैसा, कोठी, शांति के बिना। तो इस तरह से हाइकू लिखना शुरू मैंने किया। अब आप देखिए मजे की बात कि जिस शख्स ने हिंदी हाइकू को इतना प्रचार और प्रसारित किया, वो थे डॉक्टर सत्यभूषण वर्मा, जो जापानीज लैंग्वेज के प्रोफेसर थे। तो जापान से सीधे हिंदी में ट्रांसलेशन उन्होंने किया हाइकू को। और वो जोधपुर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। अच्छा। हाँ, इट इज वेरी सरप्राइजिंग कि जोधपुर में उन्होंने जापानीज पढ़ाई 6 साल तक।
और उसके बाद वो जेएनयू में, दिल्ली में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हुए जापानीज लैंग्वेज के। अच्छा। और उनकी उनकी मैं आपको ये भी बताऊं कि उनकी पत्नी से मिला हूं महज 5 दिन पहले। अच्छा, क्या बात है। अच्छा, तो आपका जो हाइकू की तरफ आकर्षण हुआ उसमें उनकी भी कुछ भूमिका थी क्या? हाँ, उनकी कुछ भूमिका नहीं थी, मतलब किनकी, आप पत्नी की उनकी पूछ रहे हैं? नहीं, नहीं, मैं पति की पूछ या रहा हूँ। नहीं, डॉक्टर क्योंकि वो सत्यभूषण भी वर्मा। एक तरह से, डॉक्टर सत्यभूषण वर्मा के साथ थी। जी, डॉक्टर सत्यभूषण वर्मा तो आज नहीं है, जी। उनका तो वो तो ब्रह्मलीन हो चुके हैं। लेकिन वो भी हाइकू में उनके साथ थी। तो मुझे पता चला कि हिंदी में डॉक्टर सत्यभूषण वर्मा ने बहुत आगे काम किया है। और उन दिनों वो इनलैंड लेटर जो था ना, अपना अंतर्देशीय पत्र, हाँ, 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 हाँ। उसके ऊपर लिखे हुए होते थे सिर्फ हाइकू 25 लोगों के। और वो अच्छा, सबके घर जाते थे। करीब मेरे ख्याल से 800 या 900 लोग थे उस वक़्त। और वो उनके यहाँ हर एक के एक-एक के घर जाते थे बाय पोस्ट। और फिर लोग भेजते थे कि भई ये रिस्पॉन्ड किया, वो मेरा ये हाइकू, उसका हाइकू, उसका हाइकू। और इस मामले में कमलेश भट्ट कमल जी का नाम भी बहुत मैं यहाँ प्रखरता से लेना चाहूँगा, क्योंकि 1985 से कमलेश भट्ट कमल जी सत्यभूषण वर्मा के साथ रहे। और उन्होंने भी बहुत सारे हाइकू पे काम किया है। हाइकू हाइकू पे हर 10 साल में वो एक अंक निकालते हैं। और अभी हाइकू कोश एक निकला है। तो मतलब कुल मिला के हिंदी हाइकू पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। अच्छा कुलभूषण और ये बताइए जी, देखिए जो एग्जिस्टिंग फॉर्म ऑफ पोएट्री जिसमें हिंदी में बहुत लिखा जाता रहा है, उससे हटके ये जो हाइकू जापानी अ, से निकलकर हिंदी भाषा की ओर बढ़ी, तो इसमें आपको क्या खास बात लगी जिसके कारण आपने अपनी पहली जो पुस्तक प्रकाशन की तरफ बढ़े, तो आपने हाइकू इंद्रधनुष निकाली? और क्या विशेषता इसकी आपको लगती है अभिव्यक्ति की दृष्टि से, अगर आप स्वयं को एक कवि के रूप में देखते हुए इस पे बात करें? देखिए, सबसे पहली बात तो ये थी कि ये सबसे छोटी कविता थी। 3 पंक्ति की, सिर्फ महज 3 पंक्ति की कविता थी ये। और अ, मात्सु बाशो जो कि जनक हैं हाइकू कविताओं के, वो कहते थे कि अगर किसी ने 5 हाइकू लिख दिए तो वो हाइकू कवि हो गया। और अगर किसी ने 10 हाइकू लिख दिए तो वो महाकवि हो गया। ये उनकी खुद की लिखी हुई किताब के अंदर एक कोटेशन आता है। अच्छा। तो हाइकू गहन चिंतन का विषय है। हाँ, हाइकू हाँ। 3 लाइन का नहीं है। हाइकू 3 लाइन में 3 लाइन तो बहुत आसानी बात है ये कि भई 3 लाइन में कविता करनी है, ऐसी बात नहीं है। गहन चिंतन से जब कोई भाव उभर के आता है, तो फिर हाइकू बनता है। हुँ, हुँ। अब जैसे मैंने अपनी ओर से इसको भारतीय परिवेश में अपने आप को इस तरह से लिया है कि हमारा पंचतत्व शरीर है। हुँ। अगर कोई इस पंचतत्व शरीर से निकलकर सप्तऋषि मंडल तक जाए और पुनः इस पंच शरीर तत्व में वापस आ जाए, तो जाके आने में जो भाव होता है, वो हाइकू होता है। समझना मुश्किल है जो भाव आप तक आ गया, पर मुझे ये जानकर बहुत आश्चर्य विस्मय हुआ कि आपके अंदर इतना आकर्षण हाइकू के मूल स्थान को लेकर, और ये जिनका नाम मात्सुओ बाशो है, या आप मात्सुबाशो, जापान यस। गए, आपने आपने जापान में जाके आप उस स्थान में भी गए, वो यस। कैसे आपके मन में आया और वहाँ पे क्या आपने देखा? देखिए,
जब मैंने हाइकू लिखना शुरू किया तो शुरुआत में तो ऐसे बात चलती रही कि भाई हाइकू लिखना है, हाइकू लिखना है। और उसके बाद से कमलेश भट्ट कंवर जी से मुलाकात हुई मेरी। उसके बाद पूर्णिमा बर्मन जी ने, एक और हाइकूकार हैं डॉक्टर जगदीश व्योम जी, उनसे भी उन्होंने मुलाकात करवाई। इस तरह से मैं हाइकूकार जितने भी थे उनसे मैं मिलता रहा। तो फिर मुझे ये पता चला कि मात्सु बाशो इसके जनक थे 16वीं शताब्दी में। उन्होंने जापान से ये हाइकू शुरू हुआ। तो फिर मैंने कहा यार क्यों ना जापान जाया जाए। तो जापान जाके आप आपको मैं बताऊं, जापान में हाइकू के पोस्ट ऑफिस बने हुए हैं। अच्छा। जहां हर आने जाने आज भी हाँ। हर आने जाने वाला सड़क पे, हर आने जाने वाला किसी भी विषय पे, और विशेष रूप से वहां तो ऋतु के विषय में लिखा जाता है। अगर जो हम्म। सीजन होता है उस पे लिखते हैं हाइकू। तो वो बादलों के ऊपर कुछ लिख दिया, या और वो उसको फोल्ड करके उसको एनवेलप में डाल के पोस्ट कर देते हैं। और क्या? एक दिन में आप देखें करीब 10,000 ऐसे पोस्ट ऑफिस हैं, वो पोस्ट बॉक्स हैं। वो हाइकू को सिर्फ उसमें हाइकू डालते हैं, हाइकू अच्छा। लिख के डालते हैं। अरे गजब। तो ये मतलब एक नया एक नया ही रूप मुझे देखने को मिला कि लोग भी इतने इंटरेस्ट लेते हैं। अच्छा, हर साल आप देखें करीब साल में 2 बार वर्ल्ड हम्म। हाइकू डे एक एक मनाते हैं हम 4 दिसंबर को। तो वर्ल्ड हाइकू डे भी मनाते हैं वो लोग। और लाइक बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। और उस उन वहाँ उन स्कूल्स में भी हाइकू बहुत प्रचलित है वहाँ पे। तो मात्सुबाशो के गांव में गया, उनको देखा, उसको उसको हाँ, ये एग्जैक्टली दिस इज द हाइकू। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। यस एग्जैक्टली, दिस इज द वन, मात्सुबाशो। क्या और बात। अच्छा, ये जो आपने कार्ड दिखाया ना अभी, ये मुझे मिला था उनके घर से। क्या बात है। क्या बात है। ये इसका ओरिजिनल कार्ड जो है वो मेरे पास पड़ा है, और मात्सु बाशो के घर से मुझे मिला था। तो हाइकू मेरा पैशन है। तो आपका जो पैशन है उससे, और जिस तरह से आपने हाइकू के बारे में जापान में जो एक परंपरा है, तो कहीं ना कहीं हाइकू एक आंदोलन है जो आम मनुष्य को साहित्य के साथ जोड़कर उसके भीतर की संवेदना, उसके चिंतन को उर्वरा प्रदान करने का एक भूमि देता है और उत्साह भी देता है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। क्योंकि तो से चिंतन करना, चिंतन और मनन करना अ, अ, मनुष्य की फितरत है कि वो हर बात पे शायद चिंतन और मनन करे, तो कोई न कोई हाइकू उसके निकल के आ सकता है। क्या बात है। तो अम, हाइकू के अलावा अन्य विधाओं में भी आपने लिखा है कविताएं? कविताएं हालांकि मैंने नहीं लिखी इतनी। मैंने छोटी मोटी अपने जिन दिनों में रेडियो प्रोग्राम होता था उन दिनों में लिखी हैं, लेकिन वो गजल के रूप में लिखी हैं। और वो पैराफ्रेजिंग कर दें अगर उन गजलों की, तो इस तरह से लिखी हैं। क्योंकि कोई भी एक रेडियो प्रोग्राम होता था, उसमें गाना होने से पहले मेरा अनाउंसमेंट होता था। तो वो जब मैं अ, ये समय की सीमा को देखते हुए समापन की तरफ बढ़ते हुए मैं आपसे ये अनुरोध करूं कि आप अपने भीतर आह्वान करें वो रेडियो जॉकी का, और किसी भी बात को यदि आप बिना लिखे प्रस्तुत कर रहे हो तो थोड़ा सा, अगर आप चाहें परफॉर्म करना, समझिए कोई हमारी
इस मुलाकात को भी, क्योंकि हम भी लगभग 30 साल के बाद में शायद फिर से मिले और बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, करीब 96 में मेरे को याद है कि आप आए थे, तो हाँ। 96 से आप अभी तक का समय लगा लीजिए। हाँ, तो बहुत अच्छा। तो 95, 96 में आप आए थे। या कोई गीत या जिसका भी अगर आप चाहें तो कुछ थोड़ा-सा बोलें? हुँ। तो देखिए अ, मैं एक ज़ीरो शो एक मेरा एक होता था, उसी का मैंने छोटा-सा पार्ट मैं आपको सुनाता हूँ जी। कि अ, कि अगर किसी ने मुझसे ये पूछा कि तुम कैसे दिखते हो? तो हाथ में एक गुलाब का फूल लेकर कहूँगा, इस फूल से भी ज़्यादा खूबसूरत। क्या बात है! अगर हाँ, तो ये तो एक सेंटेंस, ये इस तरह से करते हुए 7 सेंटेंस हैं? तो हाथ में हथेली पे रखूँगा एक गुलाब, लेकिन उस गुलाब को देख के कहूँगा कि इससे भी ज़्यादा खूबसूरत। लहर की इठलाती बल खाती नदियों से ज़्यादा खूबसूरत। पाकीज़ा की कली से भी ज़्यादा खूबसूरत। रूप की चाँदनी में नज़र आने वाली चाँदनी से भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत। और नूर की बूँद से ज़्यादा पाकीज़ा है तुम्हारा प्यार। क्या बात है! क्या बात है! तो ये जो प्यार की बात आई, इसके बाद में हम इस प्यार को पचाएँ, इसको अपने भीतर और अधिक उगने दें, ऐसा समय कह रहा है। आपको विदा करने का मन तो नहीं चाहता, लेकिन बहुत-बहुत आपका मंगल कामनाओं के साथ आभार व्यक्त करते हुए अशोक जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। 30 साल के बाद हम मिले हैं और आज भी ऐसा लग रहा है कि 30 साल पहले वाली बात है, जब हम घर में बैठ के बात करते थे। तो कुलभूषण तो जी आपका हमारे साथ रेडियो जॉकी के रूप में सक्रिय रहने के अलावा आप लेखक, प्रकाशक, इवेंट मैनेजमेंट और न जाने क्या-क्या पर एक सृजनशील और सतत संघर्षशील भी मैं कहूँगा, साहसी भी मैं इनको कहूँगा। तो बहुत सारी मंगल कामनाएँ कुलभूषण के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद।